हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार महर्षि आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है राइबोसोम। सबसे पहले देखते हैं राइबोसोम की खोज। तो राइबोसोम की खोज जो की गई थी वो पेलाडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। खोज करता है इसके पेलाडे। पेलाडे ने इसे खोजा था जंतु कोशिका में। इसके बाद दो वैज्ञानिक और आए, रॉबिन्सन व ब्राउन। रॉबिन्सन व ब्राउन, इन्होंने इसे सेम पादप की जड़, सेम एक पादप है, सेम पादप की जड़ में इसे खोजा। तो ध्यान रखिएगा, राइबोसोम की खोज किन वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। यदि इन दोनों में से एक नाम आए तो आपको कौन सा छांटना है इसमें से? पेलाडे। यदि दोनों हैं तो ध्यान रखिएगा, पेलाडे ने खोज की गई थी जंतु कोशिका में और रॉबिन्सन और ब्राउन ने खोज की थी इसकी सेम पादप की जड़ों में। यदि हम देखें राइबोसोम की उपस्थिति कि कहां कहां यह पाया जाता है, तो राइबोसोम यदि प्रमुख रूप से बात की जाए, प्रमुख रूप से इसकी उपस्थिति देखी जाए तो यह पाया जाता है RER पर, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतरपर्दरवी जालिका जो कि केंद्र के चारों तरफ होती है, उसकी सतह पर यह राइबोसोम पाया जाता है। तो एक तो हो गया RER। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक व कोशिका द्रव, सभी में यह उपस्थित होता है। इन सभी में यह राइबोसोम पाया जाता है। जैसे दोबारा देख लो, प्रमुख रूप से कहां पर होता है राइबोसोम? RER पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक और कोशिका द्रव में राइबोसोम की उपस्थिति देखी जा सकती है। अब चलते हैं हम राइबोसोम की संरचना के आधार पर। राइबोसोम की यदि संरचना देखी जाए तो राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बना कोशिकांग है। इसमें कितनी उप इकाइयां मिलती हैं? दो उप इकाइयां मिलती हैं, दो उप इकाई। इनमें से एक उप इकाई तो बड़ी होती है और दूसरी उप इकाई छोटी होती है। इन उप इकाइयों के आधार पर इनके आकार का निर्धारण जो किया गया है वो इनके अवसादन गुणांक के आधार पर है। जिसका अवसादन गुणांक कम है उसका आकार छोटा, जिसका अवसादन गुणांक ज्यादा है उसका आकार बड़ा। तो इस आधार पर हम राइबोसोम को दो भागों में बांट सकते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। दो हो गए, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। सबसे पहले हम देख रहे हैं 70S राइबोसोम को। तो यदि हम देखें 70S राइबोसोम तो आपको बताया गया है कि इसमें दो उप इकाइयां हैं। पहली उप इकाई छोटी होती है और दूसरी उप इकाई बड़ी होती है। इस प्रकार से आप बना सकते हो। ऊपर की ओर जो दिखाई दे रही है वो छोटी उप इकाई है। यदि ये है 70S राइबोसोम तो इसकी जो छोटी उप इकाई है वो होगी 30S और जो बड़ी उप इकाई है वो होगी 40S। छोटी उप इकाई 30S और बड़ी उप इकाई 40S। ये छोटी है और ये उप इकाई कैसी है? बड़ी। छोटी उप इकाई 70S में 30S और बड़ी उप इकाई 70S में कौन सी है? 40S। यहां पर आप जोड़ मत करना, ये इनके अवसादन गुणांक है। यदि 30S की चर्चा की जाए तो 30S ये स्वयं जो बनती है वो 16S उप इकाई से मिलकर बनती है और जो 40S है वो बनी होती है 23S व 5S से मिलकर, 23S व 5S से मिलकर। यह है 70S राइबोसोम। अब ये 70S राइबोसोम कहां कहां पर पाया जाता है ये देख लीजिएगा।
17s राइबोसोम प्रमुख रूप से पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। उपस्थिति यदि इसके देखी जाए तो कहां है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। आपको बताया गया था कल कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। प्रो यानी आद्य है, कैरियो मतलब केंद्रक, ठीक, यानी जिसका केंद्रक आद्य है, अविकसित प्रकार का है। उन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 17s। हालांकि यूकैरियोटिक कोशिका में भी, यूकैरियोटिक कोशिका के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं और हरितलवक हैं, इनके अंदर भी इनका 17s राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा कुछ हद तक राइबोसोम जो है वो केंद्रक में भी होता है, लेकिन 17s की जहां पर चर्चा की जाए, 17s केवल कहां पर होगा? प्रोकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरितलवक में। यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक ये दोनों भी कौन सा राइबोसोम धारण करते हैं? 17s राइबोसोम धारण करते हैं। और प्रमुख रूप से किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो ये होगी 17s की संरचना और इनकी उपस्थिति। अब यदि चर्चा हम करें 80s, तो 80s में छोटी उपिकाई और ये इसकी बड़ी उपिकाई। ये छोटी उपिकाई होगी इसकी और ये होगी इसकी बड़ी उपिकाई। छोटी उपिकाई जो होती है इसमें बनी होती है 40s की, और बड़ी उपिकाई जो होती है वो होती है 60s की। यानी 80s राइबोसोम यदि है, आपसे पूछा जाए 80s राइबोसोम की उपिकाइयां कौन कौन सी होंगी, तो 40s और 60s। छोटी वाली 40s की और बड़ी वाली ये 60s की। 40s जो है वो स्वयं बनी होती है 18s उपिकाई से, और ये 60s जो होती है वो होती है 28s, 5s और 5.5s इन उपिकाइयों की। 40s किन उपिकाइयों की? 18s, 60s किन की? 28s, 5s और 5.5s इनकी बनी होती है। यदि इसकी उपस्थिति देखी जाए तो ये केवल किसमें मिलता है? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही मिलता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जो RER है उसमें कहां कहां पर है? यूकैरियोटिक कोशिका में RER में, कोमा केंद्रक में और कोशिका द्रव में। 80s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। 80s केवल कहां पर मिलता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही मिलता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी कहां पर? कोशिका द्रव में हो सकता है, केंद्रक में हो सकता है और प्रमुख रूप से RER में हो सकता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में कौन से होते हैं? 17s राइबोसोम होते हैं। तो ये इनकी संरचना और आपने देख ली इनकी उपस्थिति। अब आपको राइबोसोम के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। राइबोसोम जब कोशिका द्रव में होता है, जब प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं हो रहा होता है, तब इनकी उप इकाइयां पृथक पृथक होती हैं। जब प्रोटीन का कार्य शुरू होगा, प्रोटीन निर्माण के कार्य के लिए राइबोसोम जाएगा, तब इनकी उप इकाइयां आपस में जुड़ती हैं। वास्तव में ये उप इकाइयां सामान्य रूप से कोशिका द्रव में पृथक पृथक रहती हैं, लेकिन जब प्रोटीन संश्लेषण होगा तभी आपस में जुड़ेंगी। और जुड़ने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीशियम आयन की अधिकता चाहिए। ध्यान रखिएगा, राइबोसोम की छोटी उप इकाई प्लस बड़ी उप इकाई ये आपस में कब जुड़ेंगी? जब मैग्नीशियम आयन की अधिकता होगी। मैग्नीशियम आयन की जब कमी होगी तो ये टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगी, और जब मैग्नीशियम आयन की अधिकता होगी तभी आपस में जुड़ जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, उप इकाइयों का जुड़ना या टूटना मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां किस आयन की अधिकता में जुड़ती हैं? अधिकता में मैग्नीशियम आयन की। इसके अलावा जब एक शब्द देखिएगा पहले, पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम या इसको कहा जा सकता है पॉलीसोम।
जब प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है तो ये राइबोसोम, कोशिका द्रव में उपस्थित बहुत से राइबोसोम एक श्रृंखला में जुड़ जाते हैं, और जब बहुत से राइबोसोम एक श्रृंखला में जुड़ जाते हैं तब उसका नाम क्या होता है? पॉलीसोम। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम क्या है? पॉली का मतलब होता है बहुत, बहु, और राइबोसोम आपको दिख रहा है। जब राइबोसोम एक श्रृंखला में जुड़ जाए तब इसका नाम क्या होगा? पॉलीसोम। और ध्यान रखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए पॉलीसोम ही क्रियात्मक इकाई है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्रियाशील इकाई कौन है? क्रियात्मक इकाई कौन है? पॉलीसोम है। ध्यान रखिएगा, यानी राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का कार्य तभी करेंगे जब ये पॉलीसोम के रूप में उपस्थित होंगे। इसके अलावा यदि इसका संगठन देखा जाए, राइबोसोम का यदि हम देखें संगठन कि राइबोसोम किन किन से मिलकर बनता है, तो राइबोसोम प्रमुख रूप से आरएनए प्लस प्रोटीन का मिलकर बनता, प्रोटीन से मिलकर बनता है। यानी आरएनए का, ये इसका राइबोसोम का संगठन क्या है? आरएनए प्लस प्रोटीन। राइबोसोम का संगठन क्या है? आरएनए प्लस प्रोटीन। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज और कैल्शियम धातुएं भी विद्यमान होती हैं, ये तत्व भी विद्यमान होते हैं। यानी इसके संगठन में आरएनए, प्रोटीन और इसके साथ कौन है? मैग्नीशियम, मैग्नीज और कैल्शियम। ये हो गया इसका संगठन। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है। झिल्ली रहित कोशिकांग, आपको बताया गया था पहले ही कि दो कोशिकांग झिल्ली रहित हैं, राइबोसोम और तारकाय। तो राइबोसोम आज आ गया है, ध्यान रखिएगा, ये झिल्ली रहित कोशिकांग है। अब यदि इसके कार्य की चर्चा की जाए तो इसका एक प्रमुख कार्य है प्रोटीन निर्माण करना। राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन निर्माण करना, प्रोटीन संश्लेषण। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण के कारखाने कहा जाता है। बस राइबोसोम के बारे में इतना ही। उम्मीद है कि मैं आप लोगों की कुछ मदद कर पा रहा हूं। धन्यवाद।